नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 2 की, जहां पर हम लोग थर्मोमेट्री का काम करेंगे। थर्मोमेट्री में क्या काम होता है, सो देखिए, द ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी और सब्सटेंस इज नोन एज थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री में बेसिकली आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं फॉर एनी बॉडी या सब्सटेंस। इसलिए हमने कहा द ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी और सब्सटेंस इज नोन एज थर्मोमेट्री। सीधी सी बात है। जिस डिवाइस से आप ये टेम्परेचर को मेजर करते हो, नॉर्मली आप उसको क्या नाम देते हैं, थर्मोमीटर। द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और ये जो डिवाइस होगा वो बेस्ड होना चाहिए किस चीज पर, बेस्ड ऑन चेंज ऑफ सम प्रॉपर्टीज, है ना, जैसे कि लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, रेसिस्टेंस, ईडीसी। मतलब जो डिवाइस है यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वो बेस्ड होना चाहिए चेंज ऑन सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज के हिसाब से। तो किस प्रकार की प्रॉपर्टीज, जैसे कि लेंथ में चेंज होना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए, प्रेशर में चेंज होना चाहिए, रेसिस्टेंस में चेंज होना चाहिए विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बदले तो लेंथ बदल जाए, वॉल्यूम बदल जाए, प्रेशर बदल जाए या रेसिस्टेंस बदल जाए। तो जब इस तरह की बात होगी तो ऐसे प्रिंसिपल पर जो आधारित होगा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, उसे आप क्या कहेंगे, थर्मोमीटर। ठीक है, तो एक बार फिर से, द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर based on change of some properties, and properties like length, volume, pressure, resistance, etc. with change in temperature, okay, is known as thermometer. In general, the variation of above physical quantity, ये सब जो length, volume, pressure, resistance, ये सब जो physical quantity हुआ, remains linear। ये जो change होना चाहिए कैसा होना चाहिए, linear change होना चाहिए, linear within certain range of temperature। जिस रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये लीनियर चेंज को अपना मेंटेन रखेगा, तो ये जो थर्मामीटर बनेगा वो उसी रेंज में आपका वर्क करेगा। ठीक है, सो मैथमेटिकली इफ x डिनोट्स द थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी एंड x नॉट, ओके। तो मैथमेटिकली जैसे कि अगर आप ये थर्मामीटर से जब आप कोई टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो टेम्परेचर किस तरह से आप लिखते हैं, तो उसके लिए है मैथमेटिकली इफ x डिनोट्स द थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे वो लेंथ हो सकती है, कभी वॉल्यूम हो सकता है, कभी प्रेशर हो सकता है, कभी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो x डिनोट्स द थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी एंड x नॉट, x100 एंड xt बीट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर x नॉट वैल्यू आ गई। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ आपका जो है वहां पर L नॉट हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ हो गया L100, इस तरह से। और T डिग्री सेल्सियस पर जो लेंथ हो गया वो मान लीजिए आपका LT, इस तरह से। तो आप x के फॉर्म में ले रहे हैं, तो x, क्योंकि ये x कैन बी लेंथ, कैन बी वॉल्यूम, कैन बी प्रेशर, कैन बी रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो अगर हम इसको x के फॉर्म में देखें तो टेम्परेचर की रीडिंग आएगी xt माइनस एक्स नॉट अपॉन x100 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, xt माइनस एक्स नॉट अपॉन x100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100 इन डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में आप ये टेम्परेचर जो रीड करोगे तो आपको यहाँ पर xt लिखना होगा, फिर माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x100 माइनस एक्स नॉट और इंटू 100 कर देंगे तो ये सेल्सियस में आ जाएगा। इन मरकरी थर्मामीटर, अब जैसे बहुत तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, तो मरकरी थर्मामीटर में जो ये फिजिकल क्वांटिटी x है वो लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम होगा। इन प्लेटिनम थर्मामीटर दिस फिजिकल क्वांटिटी x इज रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर। In constant volume gas thermometer, this physical quantity x is pressure of the gas. In constant pressure gas thermometer, this physical quantity is volume of the gas. तो गैस थर्मामीटर में क्या होता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट किया कर रखा है तो आप वॉल्यूम में वेरिएशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि, और अगर कांस्टेंट कर रखा है आपने वॉल्यूम को, तो आप प्रेशर में वेरिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, जिसमें कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा तो वहाँ जो वेरिएशन होगा वो किस में होगा, प्रेशर में। और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर बोलेंगे तो वहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो वेरिएशन होगा वो किस में होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस में वेरिएशन है तो Vt माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0। मतलब कि अगर आपको
टी टेम्परेचर रीडिंग लेना है तो टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना था, -0 डिग्री सेल्सियस पर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना था, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना था, और इंटू 100 कर देंगे तो आपको सेल्सियस में उसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा उस टेम्परेचर का। तो थर्मामीटर कुछ इस तरह के फॉर्मूले से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ नोटिस करेंगे अबाउट पैरामीटर्स। पैरामीटर जो होता है इसको बहुत ही हाई रेंज में इससे टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तो ये इस तरह के प्रिंसिपल पर नहीं आधारित होता है जहाँ की लीनियर वेरिएशन हो, बल्कि ये रेडिएशन के लॉ जो स्टीफेंस लॉ है वहाँ पर उस पर आधारित होता है। पैरामीटर्स आर ऑल्सो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। और ये जो होता है 800 से 6000 डिग्री या 8000 10,000 डिग्री सेल्सियस तक भी ये अपना ऑपरेट होता है ना। बहुत ही हाई रेंज में आप पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो क्या पैरामीटर खराब नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पैरामीटर को आप ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो हम रखते ही नहीं है ना। पैरामीटर जो होता है ये रेडिएशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब इसको दूर से ही हम मेजर कर लेते हैं इससे, है ना। दूर से ही देख लेते हैं कि उस पर कितना रेडिएशन आ रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, कितनी एनर्जी वो रिसीव कर रहा है, और फिर उसमें हम लोग स्टीफेंस लॉ का आप वहाँ पर रूल यूज करेंगे तो आपको टेम्परेचर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तो इसका प्रिंसिपल ही अलग होता है। इन नॉर्मल जो थर्मामीटर है इसमें बॉडी के जिसका आपको टेम्परेचर निकालना है ना उसके साथ इन थर्मामीटर्स को कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हाई रेंज में आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पैरामीटर क्या होता है ये अलग से भी आप रख करके आप आराम से स्टडी कर सकते हो। स्टार्स का टेम्परेचर क्या होता है, जैसे 6100 लगभग सन का टेम्परेचर होता है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे धरती पर से ही निकाल लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि सन पर जा करके और वहाँ पर जाके कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से रेडिएशंस के प्रिंसिपल्स के थ्रू हम लोग टेम्परेचर, बहुत दूर में भी कोई चीज़ है स्टार्स तो उनका टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं। और इनका प्रिंसिपल ही अलग होता है, रेडिएशन का प्रिंसिपल वर्क करता है, जबकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है कि आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें वेरिएशन आएगा, डायरेक्ट वेरिएशन आएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो बहुत तरह के यहाँ पे थर्मामीटर्स हो जाते हैं। मरकरी थर्मामीटर हो गया, प्लेटिनम थर्मामीटर हो गया। तो प्लेटिनम वायर की रेसिस्टेंस में वेरिएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो फिर यहाँ पर आप रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, तो T डिग्री सेल्सियस पर जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होगी वो यहाँ रखना है, 0 डिग्री पे रखना है, 100 डिग्री पे रखना है, फिर 0 डिग्री पे रखना है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में आप डालेंगे तो आपको वहाँ पे रीडिंग दिख जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान चीज़ होती है, जब आप इसमें रखेंगे तो आपको उस हिसाब से रीडिंग बन जाती है। ठीक है, इसमें आगे और डिटेल में देखिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अबाउट स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर का। तो बहुत सारे डिफरेंट स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के, मतलब कि आप कभी सेल्सियस में उसको मेजर कर सकते हैं, तो कभी फ़ारेनहाइट में, कभी केल्विन में, कभी रॉमर होता है, रैंकलिन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे स्केल्स बनाए गए। तो स्केल्स बनाने के पीछे क्या कन्वेंशंस लिए गए, क्या कॉन्सेप्ट लिए गए उसको समझिए। एक यूनिवर्सल सबस्टांस को चुना गया जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी इजिली अवेलेबल हो। ऑफ कोर्स वो क्या है, प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर वाटर के ऊपर ही हमारा ये स्केल बना हुआ है। यहाँ पर फिर दो रेफरेंस फ्रेम्स लेने की जरूरत पड़ी, या रेफरेंस पॉइंट्स कह लीजिए। एक को LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा UFP मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये दो लेने की जरूरत पड़ी। तो वाटर के केस में हम लोगों ने LFP को चूज करते हुए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बना डाला LFP, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बना डाला UFP। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो नोन एज आइस पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो नोन एज स्टीम पॉइंट, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिया गया। तो इस तरह से ये सारे कन्वेंशंस हो गए कि कोई भी स्केल आप बनाएंगे टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, तो आपको ये कन्वेंशन को फॉलो करना है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ समझिए LFP हो गया और इधर UFP हो गया, और टेम्परेचर जो इधर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे सेल्सियस स्केल बनाया गया, तो LFP को सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया। 0 ये अपने मन से सेल्सियस बनाने वालों ने यहाँ पे 0 मान लिया, तो यहाँ 0 मान लिया, और यहाँ भी वो कुछ मान सकते थे तो उन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 100 मान लिया। फ़ारेनहाइट स्केल बनाने वालों ने LFP को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिया और UFP को 212 ले लिया। ठीक है, उसी तरह से केल्विन बनाने वालों ने 273 ले लिया LFP को, और UFP को ले लिया 373।
तो इसी तरह से अगर आपको कोई एक अननोन स्केल बनाना है, जिससे क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है, कोई भी अननोन स्केल आप बनाएंगे तो उसमें ये LFP को मान लीजिए आपने थीटा एल लिया और UFP को आपने ले लिया थीटा यू। ओके, और फिर क्या होगा कि इनके बीच में जो नंबर ऑफ डिविजन्स आएंगे वो इक्वल इक्वल आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे इसमें 0 से लेके 100 तक है तो 100 इक्वल डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। इस स्केल में 100 नंबर ऑफ डिविजन्स आ गए बिटवीन LFP एंड UFP। और इस फ़ारेनहाइट स्केल में आप इसको माइनस कीजिए, आ जाएगा 180 इक्वल डिवीजन में आपके इस राइज इन टेम्परेचर को बांट दिया गया। ठीक है, और इसी तरह से केल्विन स्केल में बांटा गया तो यहाँ पर भी 100 डिविजन्स आए। और फिर अननोन स्केल में तो डिपेंड करता है क्या है थीटा यू क्या है थीटा एल, इसको आप माइनस करोगे जितना आएगा तो थीटा यू माइनस थीटा एल डिविजन्स में इसको इस स्पेस को बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये सब कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और इस तरह से आप स्केल का निर्माण करते हैं तो मैथमेटिकली ये सारी चीज़ों को, इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, बेस्ड अपॉन एवर फैक्ट्स, मैथमेटिकली आपको एक कांस्टेंट नज़र आने लगता है, जो आप इस तरह से लिखते हैं कि किसी टेम्परेचर को अगर आप सेल्सियस स्केल में नाप रहे हो तो दैट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल माइनस लोअर LFP एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स अगर आप करते हैं तो आप हमेशा एक कांस्टेंट पर चले जाते हैं। ये एक मैथमेटिकल यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आता है। तो इसको इसलिए सेल्सियस स्केल में कोई भी रीडिंग आएगी माइनस लोअर वाला LFP एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स आप करेंगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी पकड़ लेगा। ये बात किसी भी स्केल में यहाँ पे लागू हो जाती है क्योंकि सभी स्केल ने LFP और UFP के रूल को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, और बराबर 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 डिविजन्स में बांटे हुए हैं अपने स्केल्स। ऐसा नहीं कि कोई छोटा हो तो कोई बड़ा हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक स्केल में सभी यूनिफॉर्मली कैलिब्रेशन होगी, इक्वल इक्वल डिवीजन में बांटा गया। अब ये अलग बात है कि इसको 180 डिवीजन में बांटा है, इसको 100 में बांटा है, इसको भी 100 में बांटा। और ये डिपेंड करता है आप किस तरह का स्केल बना रहे हैं और उसके हिसाब से 50 बांट लीजिए, 60 बांट लीजिए, 80 बांट लीजिए। जैसे रोमन वाला होगा तो वो 80 बांट लेता है ना। रैंकलिन वाले भी होते हैं तो वो 212 बांट लेते हैं। इस तरह से जिसका स्केल में जैसा अपना मानने का मन है वो मान सकते हैं। लेकिन हर स्केल में जब आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो भी टेम्परेचर की रीडिंग आएगी माइनस LFP एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे तो आप हमेशा एक कांस्टेंट को पकड़ लेंगे। तो वो सारे कांस्टेंट्स आपस में इक्वल हो गए, इसीलिए लिखा गया मैथमेटिकली C माइनस 0 डिवाइड बाई 100। क्योंकि इसमें C माइनस 0 तो 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे LFP 0 है, डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन 100 है। उसी तरह से इसमें अगर आप देखोगे तो F माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जब भी आप करेंगे तो वो आपको फिर से वही कांस्टेंट पकड़ लेगा। उसी तरह केल्विन स्केल में केल्विन वाली वैल्यू माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, वही कांस्टेंट पकड़ेगा। और इसमें भी जैसे यहाँ पर कोई थीटा होता अगर तो थीटा माइनस थीटा एल डिवाइडेड बाय थीटा यू माइनस थीटा एल, तो ये सारी एक कांस्टेंट वैल्यू पकड़ लेती है, इसलिए आपस में भी इक्वल होंगे। और जब इनको आप एक साथ देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर हम इन तीन का कंपेरिजन कर रहे हैं। 0 0 0 हो गया कैंसिल और यहाँ 2 से डिवाइड करिए तो 5 9 एंड 5। तो इस तरह से आप इसको छोटे फॉर्म में ऐसे से आ सकते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपको किस चीज़ में काम आएगा कि एक स्केल में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको अनदर स्केल में कन्वर्ट करने में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इन दोनों फॉर्मूले को साथ लेकर के आप काम कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में बदलना है, इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में दिया है, केल्विन में बदलना है, इन दोनों को साथ में लेके चल जाएंगे। सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में बदलना है, फर्स्ट एंड लास्ट को लेकर के चले जाइए एंड सो ऑन। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी एक स्केल में दिया हुआ है तो उसको अनदर स्केल में इस फॉर्मूले की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर अननोन वाला भी अगर दिया रहेगा तो साथ में ये वाला जो अननोन में आपने लिखा है वो साथ में यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज। इनके साथ आना है तो ये ध्यान में रखिएगा, इनके साथ ये सब। ठीक है, चलिए तो और यहाँ पर ऐसे लाइएगा तो जैसे इनको जितना से डिवाइड किया है तो इनको भी यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जो सवाल आएगा तो उसमें देखेंगे। तो देखिए ये सब जो आपने यहाँ पर दिखाया है इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि चूंकि नंबर ऑफ डिविजन सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में सेम था तो सेम राइज इन टेम्परेचर को आपने इक्वल डिविजन 100 में बांटा है तो हर डिवीजन का जो गैप आएगा यहाँ पर और यहाँ पर सेल्सियस में और केल्विन पे वो इक्वल आएगा।
और इसका आप देख सकते हो कि गैप बहुत स्मॉल स्मॉल है, तो इसका मतलब इसका जो एक गैप होगा इसके एक से अधिक गैप के बराबर होगा। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ 180, तो ऐसे कर सकते हो कि 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 180 डिवीजन। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करो तो 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिवीजन ऑफ कैल्विन, तो 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ कैल्विन। इसलिए 1 डिवीजन ऑफ डिग्री सेल्सियस इज 1 डिवीजन ऑफ कैल्विन। ये तो चलेगा, कैल्विन में डिग्री नहीं होता, बताया था आपको, इसलिए डायरेक्ट आपका कैल्विन चल रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं ना, इनके गैप छोटे छोटे हैं फ़ारेनहाइट में, तो इनका जो 1 और 1 का जो डिवीजन है वो इनके फ़ारेनहाइट के 1 डिवीजन से अधिक होगा। तो आप इससे निकाल सकते हैं कि 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस इज 180 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। सो यहाँ से आप 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18/10, जो सॉल्व करेंगे तो 9/5, तो 9/5 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि इन दोनों में नंबर ऑफ डिवीजन बराबर है केल्विन में और सेल्सियस में, तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का चेंजिंग किया तो केल्विन में भी वो चेंज जो है वो 10 केल्विन का ही चेंज आएगा, ठीक है। 10 केल्विन का चेंज अगर आपने केल्विन स्केल में 10 केल्विन का चेंज किया तो सेल्सियस स्केल में भी वो 10 डिग्री सेल्सियस का ही चेंजिंग आएगा, क्योंकि इनके डिविजन्स जो होते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 10 केल्विन हो गया, नहीं। जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री से 50 डिग्री तक बढ़ाया आपने, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया, तो इधर भी जो आप अगर करस्पॉन्डिंग चेंजिंग लाओगे तो यहाँ भी जो डिफरेंस की बात आएगी वो आपका 10 ही बनेगा, ठीक है। तो जितना हीट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उतना हीट रिक्वायर्ड यहाँ भी होगा 10 केल्विन से टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। लेकिन फ़ारेनहाइट में वही 10 जो हो जाएगा वो यहाँ पर 10 से, अगर उतना हीट सप्लाई कीजिएगा तो वो यहाँ पर 10 से ज़्यादा चेंज लेके आएगा। उसको इससे निकाल सकते हैं कि एक डिवीजन के लिए आपका हो गया 9/5, तो 10 डिवीजन के लिए 90/5 मतलब 18 है ना, 18। तो यहाँ पर 18 डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज हो जाएगा। तो इसमें 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने के लिए जितना हीट आपने सप्लाई किया उतना हीट अगर आप इसमें डालिएगा फ़ारेनहाइट वाले से तो उसमें 18 का चेंज दिखाई देगा, केल्विन वाले में डालिएगा तो उसमें वापस 10 का ही चेंज आएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तो अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को दोबारा चला करके सुनना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान से देखिए, बाकी प्रॉब्लम में ये सब और क्लियर होता है। आइए बच्चों, तो थर्मोमेट्री के इस बेसिक सवाल को देखिए। कहता है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी विच गिव्स सेम रीडिंग फॉर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल एंड सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा टेम्परेचर का पता लगाना है जिसको अगर आप सेल्सियस स्केल में मेजर करें या फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करें आपको सेम रीडिंग आए, ठीक है। तो चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन था, जो फॉर्मूला था उसको अगर आप याद करें तो वो आपको मिलेगा C/5 इक्वल टू F-32/9, यही था। अब आपने कहा कि सेल्सियस स्केल में भी वही रीडिंग है, फ़ारेनहाइट स्केल में भी वही रीडिंग है, तो मान लीजिए वो रीडिंग है x, लेट द कॉमन रीडिंग बी x, ठीक है। देन अब इसको सॉल्व करेंगे, c के जगह पर भी x रख दिया, f के जगह पर भी x रख दिया, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लो, तो 9x 5x माइनस 160, इधर आ गया 4x इक्वल टू -160, तो इसका मतलब x इक्वल टू -160/4 मतलब -40। तो इसका क्या कंक्लूजन हुआ, हेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये -40 वो टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस स्केल भी
बोलेगा सेम रीडिंग -40 और फ़ारेनहाइट स्केल भी बोलेगा -40, है ना। सो -40 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए पहला हो गया। उसी तरह से ये दूसरा फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में देखना है। ओके, तो इसी तरह से फॉर्मूला लगाइए और आप खुद ही इसको फाइंड कीजिए। तो देखिए बच्चों, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में देखना है हमको वो टेम्परेचर जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल दोनों सेम रीडिंग दे। तो फार्मूला हमारे पास जो जनरल है F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे लेट एक्स बी दी कॉमन रीडिंग ऑन बोथ दी स्केल्स, बोथ द स्केल्स मतलब फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में। तो यहाँ भी एक्स रखना होगा, यहाँ भी एक्स रखना होगा। तो आपने रखा X-32/180 और X-273/100। सॉल्व करिए, 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया 9, और यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू एक्स माइनस 32 इंटू 5 इज 160, और उससे 9 इधर चला गया 9x, एंड 273 इंटू 9 इज 2457। उसके बाद आपका ये जो है 5x इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो मतलब 4x बनेगा, तो वो 4x को मैंने यहाँ लिखा, और ये वाला इधर आकर के 2457 माइनस 160 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसमें से माइनस करो तो यहाँ पे हो गया 2297, और x निकालना है हमको, तो 2297/4 विच गिव्स यू 574.25। ठीक है, तो ये मानते हुए कि कैलकुलेशन आपने करेक्ट किया है, तो इस हिसाब से आप देख लो। तो ये जो आया तो हम क्या लिखेंगे कि दिस 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट इज सेम एज 574.25 केल्विन। ठीक है, तो इसी तरह से आपका हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर है सेल्सियस और केल्विन स्केल में, तो फिर वही चीज़ सेल्सियस और केल्विन वाले के लिए आप इक्वेशन बराबर कीजिए। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अब अगर आप मानते हो कि लेट एक्स बी दी कॉमन रीडिंग ऑन बोथ द स्केल्स, अगर एक्स आपका दोनों में कॉमन रीडिंग आता है तो यहाँ भी एक्स रखना है, यहाँ भी एक्स रखना है और सॉल्व करना है। तो आप देखोगे कि 100 तो कैंसिल हो गया ऐसे ही, तो मतलब x इक्वल टू एक्स माइनस 273। तो यहाँ से आप x फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि x आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये देखिए एक मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन डेवलप हो जा रहा है। सो 0 इक्वल टू -273 विच इज़ ए मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन। इसका मतलब कि आपने यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ कर रखा है। जिस एजम्पशन से ये इक्वेशन आया है वो एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो यहाँ एजम्पशन क्या माना गया है कि x विद द कॉमन रीडिंग, तो ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया। यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, कोई भी कॉमन रीडिंग नहीं मिल सकती। उसी को आगे लिखा गया दैट इज x कैन नॉट बी सॉल्व which means there is no such temperature possible which gives same reading on Celsius as well as Kelvin scale। सेल्सियस और केल्विन स्केल पर वो सेम रीडिंग दे, ऐसा कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और इसका एक थ्योरेटिकल कॉज यही दे सकते हैं क्योंकि दोनों के डिविजन्स जो होंगे ना वो सेम थे। चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। और अगर दोनों शुरू में ही 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ था वहाँ पर 273 केल्विन था, तो जो भी ये डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है। इसीलिए आपका सेल्सियस और केल्विन स्केल में कोई भी कॉमन टेम्परेचर नहीं मिलता जो सेम रीडिंग दे सके। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इनको आप प्रैक्टिस करें अच्छे से खुद से और याद रखें। हाँ जी बच्चों, तो ध्यान देंगे इस सवाल पे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 450 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि टेम्परेचर को 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ा करके क्या बनाया गया 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मान के चलिए यही सवाल ऐसे भी दे सकता था, कहा कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ करके टेम्परेचर को जो है 500 डिग्री फ़ारेनहाइट बना दिया गया। तो मतलब फ़ारेनहाइट स्केल में कितने का चेंज हुआ, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज हुआ। तो कहता है कि यही चीज अगर सेल्सियस में कहलाता चेंज तो वो फिर कितने का चेंज होता, या फिर केल्विन में कहलाता चेंज तो वो कितने का होता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या होगी, हम जानते हैं कि जितना भी चेंज सेल्सियस स्केल में होगा टेम्परेचर का, उतना ही चेंज केल्विन स्केल में भी हो जाता है टेम्परेचर का। मतलब 10 डिग्री चेंज इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 10 केल्विन चेंज इन केल्विन स्केल। ठीक है, तो दोनों में आपका नंबर ऑफ डिवीजन सेम होते हैं, इसीलिए आपका ये रिलेशन होल्ड करता है कि जितना टेम्परेचर चेंज सेल्सियस स्केल में आपको रिप्रेजेंट करेगा उतना ही टेम्परेचर चेंज केल्विन स्केल में भी करेगा। तो कोई भी एक निकाल लेंगे दूसरा का भी आंसर सेम ही हो जाएगा। तो सॉल्यूशन फॉर 1 and 2 बोथ जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से। तो देखिए
आपका कहा वहां पे 450 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आ रहा है। तो आपको पहले ये रिलेशन देखना पड़ेगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिवीजन वाला जो एक बताया गया है उसके हिसाब से वी नो दैट क्या भाई, तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो एक डिवीजन सेल्सियस स्केल का 9/5 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट होता है। इसीलिए 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप चेंज आता है सेल्सियस में, तो 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज आएगा फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको रिवर्स करके लिखेंगे, आपको चूंकि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है इसीलिए, मतलब 9/5 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल corresponds to 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन सेल्सियस स्केल या केल्विन स्केल। इसीलिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज विल बी इक्वल टू, इधर से उलट जाएगा तो 5/9 डिग्री सेल्सियस चेंज इन सेल्सियस स्केल। और इसीलिए आपको क्या निकालना था, 450। तो 450 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज corresponds to 5/9 इंटू 450। तो ये कितने का हो गया, मतलब 250 डिग्री सेल्सियस चेंज इन केल्विन स्केल। तो 250 डिग्री सेल्सियस कह लो चेंज, और कह लो तो 250 केल्विन चेंज के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ कि 450 डिविजन्स ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्विवेलेंट टू 250 डिवीजन ऑफ सेल्सियस या केल्विन स्केल। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब, पूछने का मतलब था कि 450 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर कहीं पर चेंज हो रहा है तो सेल्सियस स्केल में कितने का चेंज आएगा। तो जवाब आएगा 250 डिग्री सेल्सियस का, और केल्विन स्केल में भी उतने का ही चेंज आएगा, मतलब 250 केल्विन का। क्लियर हुआ। तो कभी कभी इस तरह से आपको सवाल दिख जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो इस बार यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवर्स में दे दिया है। लास्ट टाइम आपको फ़ारेनहाइट में चेंज दे करके केल्विन और सेल्सियस में चेंज पूछा गया। अभी यहाँ पर सेल्सियस में चेंज दिया जा रहा है। बोलता है कि रेज किया गया है, देखिए 30 to 90, मतलब 60 डिग्री का चेंज हुआ। ठीक है, इन सेल्सियस स्केल। तो करस्पॉन्डिंग चेंज आपको बताना होगा इन फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में। तो देखिए केल्विन स्केल में तो सीधा जवाब आ जाएगा, क्योंकि जितने का चेंज सेल्सियस स्केल में होगा केल्विन में भी उतने का ही चेंज आएगा। तो चूंकि यहाँ पर चेंज 60 डिग्री सेल्सियस का है, तो केल्विन स्केल में भी 60 केल्विन का चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सिंस द चेंज in temperature for Celsius and Kelvin scales remains the same, hence वो जो 90 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस आप करोगे, विल बी इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज हो रहा है विल बी इक्विवेलेंट टू 60 के चेंज इन केल्विन स्केल। ठीक है, यहाँ पे हाउएवर ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि 60 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 60 केल्विन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस 60 वो करेंगे। अगर आपको इक्वलिटी देना ही है तो 273 प्लस 60 केल्विन होगा, वो अलग मैटर है। ठीक है, 333 केल्विन ऐसा करके लिख सकते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस का मतलब
इक्वलिटी लगानी है तो 333 केल्विन पे लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मतलब हो रहा है एक बार कि 60 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्विवेलेंट टू 60 के चेंज इन केल्विन स्केल। तो अगर सेल्सियस में 60 का चेंज हो रहा है तो केल्विन में भी 60 का चेंज होगा, ये कहा जा रहा है। मतलब कि जो 30 से 90 तक ले जाने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत हुई इन सेल्सियस स्केल, अगर केल्विन स्केल में भी हम काम करेंगे तो मान लो कि 300 केल्विन शुरू का टेम्परेचर है और वहां भी 60 का राइज करना है, तो 300 से 360 केल्विन अगर आपको करना है तो आपको उतने ही हीट की जरूरत होगी जितना आपको यहाँ पर 30 से 90 के लिए यहाँ पर टेम्परेचर राइज किया गया है या हीट का जरूरत हुआ है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हुआ है। तो ये सब थोड़ा सा बारीकी से इसको देखिएगा, समझिएगा कि चेंज इन सेल्सियस स्केल इज सेम एज चेंज इन केल्विन स्केल, लेकिन सेल्सियस स्केल में जो रीडिंग आएगी सेम रीडिंग केल्विन स्केल में आपको नहीं आने वाली है। ओके, तो ये सब चीजें हैं। अब फ़ारेनहाइट वाली भी बात को कर लो जरा कि फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज आएगा। अभी लास्ट प्रॉब्लम में किया था कि फ़ारेनहाइट में 450 डिग्री का चेंज था, तो सेल्सियस में 250 डिग्री का वो चेंज बना था। तो उसी तरह से इस बार अगर सेल्सियस में आपको 60 डिग्री का चेंज दिखाई दे रहा है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री का चेंज होगा। इसको सॉल्व करने के लिए वही आप जानते थे कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज corresponds to 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज। ठीक है, क्योंकि डिवीजन उस हिसाब से, तो आपका यहाँ पर चेंज हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस का चेंज, तो 60 डिग्री के हिसाब से 9/5 इंटू 60, तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज होगा। यहाँ भी मैं मेंशन कर दूं, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि 60 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाकी ये क्या होगा, तो आपको 60 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या करेंगे, फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो कौन सा फार्मूला, तो C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9, है ना। और यहाँ पर 60 डिग्री आपको दिया हुआ है तो ये C की जगह आ जाएगा 60, और यहाँ से आप फ़ारेनहाइट निकालोगे। अब आपको जो वैल्यू आ जाए, 5 से काटो 12, और F इक्वल टू 108 प्लस 32 मतलब 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका जवाब आएगा। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में अगर इक्वलिटी लगानी है तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे करके आपको चलना पड़ेगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 60 C की जगह हो गया था C/5, तो 60 हो गया यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 12 बार में ये कैंसिल हो गया, F-32 और उधर आता था 9, 108 और प्लस 32 तो 140। ठीक है, तो इस तरह से तो 60 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, बल्कि 60 डिग्री सेल्सियस का चेंज, 60 डिग्री 60 डिवीजन का चेंज ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 108 डिवीजन का चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, ये बात वहाँ पे करेक्ट होगी। तो ये, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस अगर किसी कोई टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है किसी बॉडी की, तो फ़ारेनहाइट स्केल से नापने पे वो कितने के बराबर होगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको आप माइंड कर सकते हैं, आराम से इसको देख लें, समझ लें, और ठीक से देखिएगा तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा चला लीजिए, दोबारा ये सब एनालिसिस जो भी हमने कहा उसको ध्यान से सुनिए और कर लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में तो यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको आएंगे और फिर उसके बाद कैलोरीमेट्री की बातें करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।